फिल्म की स्टार्टिंग में बारसूम यानी मंगल ग्रह पर स्थित एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोडांगा है। जोडांगा एक आदमखोर शहर है जिसकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है बारसूम के लोगों को तबाह करने के लिए, लेकिन अब तक उसका सामना हीलियम नाम के एक शक्तिशाली राज्य नहीं किया है और सदियों से इस जंग में हर बार हीलियम जोडांगा के सेना का मुंहतोड़ जवाब देता आया है। लेकिन एक दिन जोडांगा के राजा, जिसका नाम सबथान है, एक रेतीले तूफान की चपेट में आ जाता है। उसका जहाज को उड़ने के लिए तेज रोशनी की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने जहाज को तूफान से ऊपर उठा लेता है। लेकिन तभी ऊपर से हीलियम की सेना उस पर हमला कर देती है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी एक अनजान रोशनी जोडांगा के एक जहाज को छोड़कर सारे जहाज को नष्ट कर देती है और उस पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। वहाँ पर 3 अनजान व्यक्ति आसमान से उतरते हैं जो सबथान को एक हथियार देते हैं, जिसके बाद सबथान उन तीनों से पूछता है कि तुम कौन हो। उनमें से एक बताता है कि हम ईसस देवी के भक्त हैं और हमें थार्न्स कहा जाता है। वो उसे बताता है कि अगर तुम हमारे आदेश पर चलोगे तो तुम बारसूम पर राज करोगे और कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। कहानी में अब हमें साल 1881 को दिखाया जाता है, जब न्यूयॉर्क शहर में जॉन कार्टर नाम के एक व्यक्ति का एक शख्स पीछा कर रहा था। जॉन कार्टर उसे छुपते हुए एक दुकान में पहुंचता है जहां वो एक आदमी को चिट्ठी देता है। दरअसल वो आदमी चिट्ठी पहुंचाने का काम करता था। जॉन उसे पैसे देता है ताकि वो चिट्ठी जल्दी से पहुंचा सके। उस चिट्ठी को नेड नाम के एक व्यक्ति तक पहुंचाना था। जब यह चिट्ठी नेड पढ़ता है तो वो तुरंत जॉन कार्टर से मिलने आता है। वो एक स्टेशन पर उतरता है जहां पर उसकी मुलाकात थॉमस से होती है। वो जॉन कार्टर के यहाँ से आया था। जब नेड कार्टर के घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात कार्टर के वकील से होती है जिसका नाम डाल्टन है। वो नेड को बताता है कि हमें आपके अंकल के गुजर जाने का दुख है। वो ये भी बताता है कि जॉन किताब पढ़ते पढ़ते अचानक चल बसे। वो दुनिया के हर कोने में सारा वक्त खुदाई का काम करते रहते थे। जिसके बाद नेड डाल्टन से कहता है कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। डाल्टन उसे जॉन के ताबूत के पास ले जाता है। वो बताते हैं कि जॉन चाहता था कि उसके शरीर को एक खुले ताबूत में रखा जाए और अंतिम संस्कार न किया जाए। जिसके बाद डाल्टन जॉन द्वारा लिखे गए एक नोट को पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा था कि मेरी रियासत 25 सालों के लिए ट्रस्ट में रखा जाए और उसे जो भी आमदनी हो उसे मेरे भांजे नेड को दे दिया जाए और उस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद लागत का पैसा उसे लौटा दिया जाए। जिसके बाद डाल्टन जॉन की निजी डायरी नेड को सौंप देता है और बताता है कि इसे पढ़ने का हक सिर्फ नेड को है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेड उस डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें जॉन ने लिखा था कि माय डियर एडगर्ड, मुझे याद है कि जब तुम्हें गोद में बिठाकर रोमांचक कहानियां सुनाया करता था जिन पर तुम बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते थे। अब तुम बड़े हो चुके हो और मैं इस मासूम बच्चे से कहना चाहता हूँ कि वो एक बार फिर से मेरा विश्वास करे। ये अजीब कहानी शुरू हुई थी 13 साल पहले पेनिलिनियो पहाड़ों के बीच पेरिजोना इलाके में, जो नर्क से भी बदतर जगह थी। एक बार जॉन कार्टर एक दुकान में कुछ लेने आया था, लेकिन उस दुकान का मालिक उसे कुछ भी देने से मना करता है क्योंकि जॉन का काफी पैसा वहाँ पर उधार था। तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लोग उस पर हमला करते हैं। उनके बीच लड़ाई होती है। कार्टर वहाँ पर रखी एक पिस्तौल उठाता है और दुकान के मालिक पर तान देता है और उसे एक सोने का टुकड़ा देते हुए कहता है कि मुझे ये 2 दिन पहले बोनीता शहर में मिला। वो कहता है कि ये रही अब तक की उधारी और आगे का एडवांस। जिसके बाद जॉन दुकानदार को एक सामान का लिस्ट देता है और सामान निकालने को कहता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और जॉन को कहते हैं कि तुम्हें अभी किले में बुलाया गया है। जॉन जाने से मना कर देता है, इसलिए वो लोग जॉन को बेहोश करके ले जाते हैं। जब जॉन को होश आता है तो वो अपने आप को कर्नल पावल के सामने पाता है जो यूनाइटेड स्टेट के 7वीं घुड़सवार टुकड़ी के कैप्टन थे। जॉन एक काबिल घुड़सवार, तलवारबाजी में माहिर और बहादुरी और काबिलियत के लिए 6 बार मेडल मिल चुका है। जॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इसलिए वो जॉन को एक सेल में डाल देते हैं। जिसके बाद पावेल जॉन से बात करता है कि हमारी सरकार की नजरों में एरिजोना राज्य की रक्षा के लिए सबसे काबिल आदमी तुम हो। वो बताते हैं कि हमारे लोगों पर अपाची के लोगों द्वारा बेरहमी से हमला किया जा रहा है। जॉन उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है और पावेल से कहता है कि मैं इस जेल से भाग जाऊंगा और सोना हासिल करके बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर कर्नल उसे एक घूंसा मारकर वहां से चला जाता है। जब सुबह होती है तो जॉन खाना खाते हुए एक सिपाही को बुलाता है। जब वो जॉन के नजदीक आता है तो जॉन उसे पकड़कर खींचता है और उसका सर सलाख से टकराता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद जॉन उससे चाबी लेकर वहां से कर्नल का घोड़ा लेकर भागने लगता है। कर्नल के सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वहां पर अपाची के आदमी आ जाते हैं। वो लोग आपस में गोलियां चलाने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर जॉन वहां से भागने लगता है। तभी कर्नल पावेल को गोली लग जाती है। फिर जॉन कर्नल पावेल को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से भागने लगता है। अपाची के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। जॉन पहाड़ों के बीच जाकर छुप जाता है, लेकिन अपाची के आदमी उसे खोज लेते हैं। वो लोग उनकी ओर बढ़ते हैं। तभी उन्हें ऊपर कुछ दिखता है और वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ऊपर एक गुफा है जिस पर एक मकड़ी का निशान है।
जॉन इसी मकड़ी वाले गुफा की तलाश वर्षों से कर रहा था। वो दोनों उस गुफा में जाते हैं तो जॉन को वहाँ पर काफी सारा सोना मिलता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक थार्न आता है और जॉन पर हमला कर देता है। जॉन उसे बचते हुए उस थार्न पर एक गोली चलाता है, जिसके बाद वो व्यक्ति मरते मरते एक यंत्र को चालू कर देता है। वो आदमी धीमी आवाज में बारसूम कह रहा था। जॉन उस चमकती हुई यंत्र को अपने हाथ में लेता है और उस शब्द को दोहराता है जो उस आदमी ने कहा था, और वो अचानक एक सुनसान पड़े रेगिस्तान में पहुंच जाता है। दरअसल बारसूम मंगल ग्रह का नाम है जहाँ पर जॉन अभी आ पहुंचा है, लेकिन जॉन को यह बात पता नहीं है। जब उसे होश आता है तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो उड़ते हुए थोड़ी दूर पर गिर जाता है। उसके साथ बार बार ऐसा हो रहा था। गुस्से में वो एक पत्थर फेंकता है तो पत्थर काफी दूर तक जाता है। जॉन काफी देर तक चलने की कोशिश करता है। जब वो सीख जाता है तब वो नजदीक में एक पहाड़ पर पहुंचता है, लेकिन वो यंत्र वहीं पर छूट जाती है। जहाँ पर उसे किसी चीज की आवाज आती है वो वहाँ जाकर देखता है तो नीचे काफी सारे अंडे पड़े थे, जिनमें से हरे रंग के 4 हाथों वाले जीव बाहर आते हैं। लेकिन तभी जॉन देखता है हरे रंग के कुछ क्रिएचर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं। अचानक एक हरे रंग का विशाल जीव उस पर हमला कर देता है। जॉन उड़ते हुए पहाड़ों के बीच छिप जाता है। तभी उस जीव के साथी वहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल वो जीव मंगल ग्रह के निवासी थे। वो चारों तरफ से जॉन को घेरने लगते हैं। फिर उनमें से एक अपना सारा हथियार नीचे रख देता है और जॉन से कहता है कि सब ठीक है, तुम बाहर आ सकते हो। लेकिन जॉन उनकी बातें नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो भी अपना हाथ ऊपर करके बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर बताता है कि मेरा नाम तारकस है और मैं इस कबीले का सरदार हूँ। फिर जॉन भी उसे बताता है कि मैं कैप्टन जॉन कार्टर हूँ वर्जीनिया से। तारकस समझता है कि इसका नाम वर्जीनिया है और उसे उड़ने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए तारकस उसे इशारे से समझाता है। जॉन समझ जाता है और उड़ते हुए तारकस के हथियार के पास पहुंचता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तारकस के एक आदमी उसे गोली मार देते हैं। गोली उसे छूते हुए निकल जाती है। फिर वो लोग जॉन को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसी ग्रह पर हीलियम राज में डेजा थॉरिस नाम की एक लड़की जो एक स्पीच बोलने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां पर हीलियम राज के राजा आते हैं जिसका नाम टार्डस मोर्स है। डेजा राजा की बेटी थी। वो हीलियम के लिए नए हथियार और टेक्नोलॉजी की खोज करती थी। जब टार्डस अपनी सेना के साथ बहस करते हुए आता है तो डेजा एक हथियार का प्रदर्शन करती है जिसमें से एक हल्की नीली किरण जनरेट होती है, जिसे वह नवी किरण के नाम से बुलाती है, जिसके बारे में वो बताती है कि उनके दुश्मन जोडांगा की उस नई शक्ति का सोर्स है। जब वहाँ पर मौजूद सारे लोग उस हथियार के बारे में बात कर रहे थे तब उनमें से एक व्यक्ति उस मशीन को अपनी शक्तियों से बंद कर देता है, जिसकी वजह से थोरिस फेल हो जाती है। टार्डस समझ जाता है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल करके जंग में जोडांगा के खिलाफ उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पास इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए समय नहीं था, इसीलिए उसने सभा को खारिज कर दिया। जिसके बाद वो डेजा से बात करता है और बताता है कि हम हीलियम को सप्तान से नहीं बचा सकते हैं और सप्तान की कुछ शर्तें हैं। अगर हम उस शर्त को मान लेते हैं तो हम हीलियम को बचा सकते हैं। डेजा पूछती है कि वो शर्त क्या है। टार्डस बताता है कि तुम्हें सप्तान से शादी करनी होगी, लेकिन डेजा यह बात जानती थी कि सप्तान से शादी करने के बाद भी वो हीलियम को नहीं बचा पाएंगे। उधर तारकस कार्टर को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर कार्टर काफी डरा हुआ था और वो अपने घर जाना चाहता था और वह जानता था कि उस यंत्र के बगैर वह अपने घर नहीं जा सकता, जिस यंत्र को तारकस ने उस रेगिस्तान से उठा लिया था। वहाँ पर कार्टर के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, इसीलिए उसे बच्चे के साथ छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर मौजूद जो कोई भी एक बच्चे को पकड़ने में कामयाब होगा वो उसका माता पिता होगा। कार्टर को 16 नाम के एक थार्क्स दे दिया जाता है, जिसके बाद एक थार्क्स सारे बच्चे को कुछ पिलाती है। वो कार्टर को भी वो पदार्थ पिलाती है, जिसकी वजह से कार्टर उनकी भाषा समझने और बोलने लगता है। अगले दिन कार्टर को तारकस के बीच ले जाया जाता है, जहाँ तारकस उसे उछलने के लिए कहता है जैसा उसने पहले किया था। लेकिन तभी वहाँ पर 3 जहाज के आने की खबर मिलती है। सारे थार्क्स छिप जाते हैं। तभी आकाश में उड़ते हुए 3 जहाज दिखाई पड़ते हैं। जोडांगा का जहाज हीलियम के जहाज का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा था। तारकस दूरबीन से देखता है और युद्ध के बारे में कार्टर को बताता है। तभी सप्तान को एक थान सलाह देता है कि हमें थोरिस को मारना नहीं है, उसके जहाज को केवल नुकसान पहुंचाना है। सप्तान उस नीली रोशनी को थोरिस के जहाज पर छोड़ देता है, लेकिन जहाज गिरने से पहले डेजा एक गुप्त द्वार से बाहर निकल जाती है और वह नीचे गिरने लगती है। जब कार्टर देखता है और वह गिरने वाली है तभी वो एक लंबी छलांग लगाता है और उसे बचा लेता है और उसका जोडांगा के सैनिकों से बचाव करने लगता है। वो उड़ते हुए एक लाल जहाज के अंदर घुस जाता है और दूसरे जोडांगा के जहाज को तबाह कर देता है। तभी वहाँ पर सप्तान आ जाता है। वो कार्टर को मारने ही वाला था कि नीचे से थार्क्स उस पर बंदूक से हमला कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर कार्टर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद टारकस कार्टर को अपना यानी दाहिना हाथ बनाता है
और पुरस्कार के रूप में डेजा थोरिस दे देता है, लेकिन कार्टर उस पद से इनकार करता है। टार्कस उसे कहता है कि यदि तुम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हो तो वो डेजा की जान नहीं बचा पाएगा। कार्टर को उसकी बात माननी पड़ती है। कार्टर अब घर जाना चाहता था। वो डेजा को अपने घर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन डेजा यह समझती है कि या तो ये पागल है या झूठा, क्योंकि कार्टर ऐसे माहौल का वर्णन करता है जो सदियों से यहाँ मौजूद नहीं था। बातचीत के दौरान डेजा को पता चलता है कि कार्टर जासूम से है, यानी पृथ्वी से। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए। कार्टर बताता है कि उस चमकती हुई चीज से, जिसके बाद वो बताती है कि वास्तव में तुम एक थार्न हो, और उसे थार्न के एक पवित्र मंदिर में ले जाती है। सोला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो थार्क्स द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद टार्कस एक घोषणा करता है, सोला को इस गलती के लिए मरना होगा। जिस पर कार्टर जवाब देता है कि क्या सोला तुम्हारी बेटी नहीं है। जिसके बाद टार्कस उसे पूछता है कि ये किसने कहा तुमसे। फिर वो कार्टर को अंदर मारने के लिए ले जाता है। अंदर जाकर टार्कस कार्टर के बंधे हुए हाथ खोल देता है और कहता है कि तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो सोला को पवित्र नदी इसके पार ले जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग उस पवित्र नदी तक पहुँचते हैं, जिसके बाद वो नाव को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद नदी के ऊपर उन्हें एक उल्टी पिरामिड दिखती है। कार्टर और डेजा उसके ऊपर जाते हैं और उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें चमकते हुए नीले सौरमंडल की रचना दिखाई देती है। डेजा को एहसास होता है कि नीली रोशनी अलौकिक नहीं है, बल्कि मशीनों द्वारा उत्पन्न होती है। यह वही नीली किरण है जिस पर डेजा रिसर्च कर रही थी और सावधान इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसे यह भी एहसास होता है कि कार्टर की मंगल ग्रह पर उपस्थिति संभवतः एक छवि है जो पृथ्वी से मंगल तक एक ट्रांसमिशन के कारण हुई है। उस नदी से थोड़ी दूर पर एक थार्न की सलाह पर थार्क सेना वहां पर आती है। सोला उन दोनों को उनके आने की खबर देती है। फिर वो लोग उस नदी से बाहर आते हैं और भागने लगते हैं। तभी कार्टर को अपनी वाइफ की मौत का दृश्य याद आता है, जिसमें वो अपने घर आने में देर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। इसीलिए वो सोला और डेजा हीलियम वापस भेज देता है और अकेले उनसे लड़ने लगता है और आखिर थार्क्स उस पर काबू पा लेते हैं। तभी हीलियम की सेना एक जहाज पर आती है और इस युद्ध को खत्म करती है। उस जहाज से डेजा के पिता और सावधान नीचे उतरते हैं। डेजा सावधान पर हमला करने के लिए दौड़ती है। उसके पिता उसे रोक लेते हैं। सावधान उसे विश्वास दिलाते हुए अपना तलवार डेजा को देता है, जिसके बाद सावधान डेजा और कार्टर को जोडांगा ले जाता है। जब कार्टर को होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाता है। उसे लगता है कि वो हीलियम में है, लेकिन लाल कपड़े पहने गार्ड को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो जोडांगा में है। तभी वहाँ पर डेजा का एक खास सैनिक आता है जिसका नाम कांटोस है और उसे उस इमारत के सबसे ऊपर ले जाता है, जिसके बाद वो उसे एक टावर पर छलांग लगाने के लिए कहता है। जब वो उस टावर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर डेजा थोरिस को शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। कार्टर उसे शादी करने से मना करता है, लेकिन डेजा उसे कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी अगर तुम हीलियम के लिए लड़ोगे। कार्टर इनकार करता है। डेजा उसकी उंगली पर शादी की अंगूठी देखती है। डेजा जानती थी कि कार्टर अपनी वाइफ से प्यार करता है और वो उस जादुई मंत्र को बताती है जिससे कार्टर धरती पर जा सकता था। तभी वहाँ पर सावधान आता है। वो लोग उसे शादी के रस्म के लिए ले जाते हैं। कार्टर वहीं पर ऊपर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद कार्टर बाहर आता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक औरत उस पर नीली रोशनी का प्रयोग कर उसे स्थिर कर देती है और अपना असली रूप ले लेती है और वो थार्न कार्टर को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है और बताता है कि थार्न मंगल ग्रह को खत्म करने का इंतजाम कर रहे हैं। तभी समारोह की वजह से सड़कों पर भीड़ जमा हो जाती है, इसीलिए वो आगे नहीं जा सकते थे। वो थार्न एक जोडांगा के सैनिक का रूप ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में वो फिर एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेता है। रास्ते में जब वो डेजा को देखता है तो वो कार्टर को बताता है कि डेजा थोरिस और जो कोई भी इस नवी किरण के बारे में जानता है उसे इस शादी के बाद मार दिया जाएगा। जिसके बाद थार्न कार्टर को एक जहाज में कहीं ले जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर उला आता है और वो थार्न जिस यंत्र से कार्टर पर जादू कर रहा था उसे छीन लेता है और जादू का असर खत्म हो जाता है। कार्टर उस यंत्र को लेकर एक जहाज के साथ वहाँ से भाग जाता है। वो एक रेगिस्तान में सोला के पास क्रैश होता है। फिर वो तीनों थार्क शहर में जाकर तारकस से मदद मांगने का फैसला लेते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि तारकस को बंदी बना लिया गया है और वहाँ का राजा ताल हजस था। कार्टर को बंदी बना लिया जाता है। अगली सुबह तारकस और कार्टर को एक खेल के मैदान में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे दो सफेद गोरिल्ले से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। गोरिल्ला उन पर टूट पड़ता है और दोनों को उठाकर फेंक देता है। जिसके बाद एक गोरिल्ला टारकस की ओर बढ़ता है तो सोला एक थार्क को लेकर मैदान में कूद जाती है। उधर कार्टर एक गोरिल्ला को अपनी ओर ललकारता है। दूसरा गोरिल्ला सोला की ओर बढ़ता है और उस थार्क को मार देता है। सोला अपने पिता को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कार्टर एक गोरिल्ले को अपना जंजीर से लपेट देता है और वो गोरिल्ला नीचे गिर जाता है। वो उस जंजीर में लगे पत्थर को जोर से घुमाता है और एक गोरिल्ले को मारता है। वो गोरिल्ला मारा
जाता है जब दूसरा गोरिल्ला सोला और तारकस की ओर बढ़ रहा था, तब सोला अपना तलवार कार्टर की ओर फेंकती है। कार्टर उड़ते हुए उस गोरिल्ले के आगे आ जाता है। वो गोरिल्ला जॉन पर कूद पड़ता है। थोड़ी देर के बाद कार्टर उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकलता है और ताल हजस को लड़ने के लिए ललकारता है। ताल हजस गुस्से में आकर एक छलांग लगाता है। जब ताल हजस नीचे गिरता है तो सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि कार्टर ने हवा में उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। तभी वहाँ पर मौजूद सारे लोग कार्टर को अपना नया राजा मान लेते हैं। कार्टर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को यह बताता है कि अगर हीलियम बर्बाद हो गया तो बारसूम भी खत्म हो जाएगा और हमें हीलियम को बचाने के लिए जोडांगा से लड़ना होगा। तारकस और उनके सारे लोग जोडांगा के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि डेजा और सेप्थान की शादी हीलियम में हो रही है। वो लोग हीलियम की ओर जाते हैं। कार्टर एक विमान लेकर उस समारोह में पहुँचता है जहाँ पर डेजा और सेप्थान की शादी हो रही थी, जिसके बाद जोडांगा और हीलियम सेना के बीच युद्ध छिड़ जाती है। तभी वहाँ पर थार्स भी आ जाते हैं और हीलियम की मदद करने लगते हैं। लड़ाई में कार्टर सेप्थान का एक हाथ काट देता है और उस थार्न के बारे में पूछता है। इससे पहले कि वो कुछ बताता, वहाँ पर मौजूद एक थार्न सेप्थान को मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जोडांगा की सेना समर्पण कर देती है। फिर कार्टर डेजा थोरिस से शादी करने के लिए कहता है। थोरिस मान जाती है। सारे लोग खुश होते हैं। शादी के बाद कार्टर उस यंत्र को कहीं दूर घाटी में फेंक देता है ताकि वह धरती पर वापस न जा सके और वह अपने कक्ष में लौटने लगता है। वहाँ पर मौजूद एक सैनिक उसका धन्यवाद करता है और उसे पकड़ लेता है और थार्न का रूप लेकर उसे धरती पर वापस भेज देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को उसी गुफे में पाता है जहाँ से वो बारसूम गया था। उसका शरीर पूरी तरह से कठोर हो चुका था। वो पावेल कहकर पुकारता है, लेकिन कर्नल पावेल का केवल शव वहाँ पर बचा था। वहाँ से उस थार्न का शरीर गायब हो चुका था जिसे कार्टर ने मारा था। कार्टर उस मंत्र को दोहराता है ताकि वो बारसूम वापस जा सके, लेकिन वो उस यंत्र के बिना वहाँ नहीं जा सकता था। इसलिए कार्टर को एहसास होता है कि पृथ्वी पर कई अन्य थार्क्स होने चाहिए। कहानी जारी रहती है और अगले 10 साल तक कार्टर उस यंत्र की तलाश करता है। वो दुनिया के हर एक चप्पे में थान को ढूंढता रहा। एक दिन ऐसा आया जब वो यंत्र कार्टर को मिला। उसके मिलते ही कार्टर ने एक खुफिया कमरा बनाया ताकि जब वो मंगल ग्रह पर जाए तब उसके शरीर को खुफिया कमरे में रखा जाए, जिस कमरे को केवल नेड खोल सकता है, क्योंकि उसे पता था कि थान उसकी तलाश कर रहे हैं। वो अपने घर पहुंचता है और थॉमसन को बुलाता है। वो थॉमसन से कहता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो अपने डॉक्टर और वकील को बुलाने के लिए कहता है। जब वो लोग आते हैं तो कार्टर मर चुका था, या कहें तो वो मंगल ग्रह पर जा चुका था। तभी नेड को कहानी में पता चलता है कि उसके शरीर को नष्ट करने का प्रयास कोई थान करेगा। नेड दौड़ते हुए उस कमरे तक पहुंचता है जहां पर कार्टर का शरीर रखा गया था। तभी पीछे से एक थान नेड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी ने गोली मार दी। जब नेड पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर जॉन कार्टर खड़ा था। कार्टर उसे बताता है पफर फिश मछली का जहर उसके दिखावटी मौत के लिए सही था। कार्टर उस थान के शरीर से वो यंत्र ले लेता है और कमरे में जाकर लेट जाता है और वो मंत्र बोलता है बारसूम, और कहानी यहीं पर खत्म होती है।